जी, बात आ गई है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी की। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसमें हम वाइब्रेशनल और रोटेशनल जो मोशंस हैं मालिक्यूल्स की उनको कंसिडर करते हैं। इसे वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी आप एक हिसाब से कह सकते हैं। तो इसमें हम मालिक्यूल्स की वाइब्रेशंस जो हैं उनकी जो स्ट्रेचिंग और बेंडिंग है उसको नोट करते हैं। उसकी बेस पे हम जो स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड है उसे एनालाइज करते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स को एनालाइज करते हैं, और जब हम इसे मिलाते हैं एनएमआर से तो इससे ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ मालिक्यूल को डिज़ाइन करने में, मालिक्यूल का स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाने में हमें मदद मिलती है। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है उसके लिए इंफ्रारेड रेज इस्तेमाल होती हैं। इंफ्रारेड रेज जो हैं उन्हें अगर हम ब्रॉडली देखें तो 12,500 से लेकर 4,000 और 4,000 से लेके 667 और 667 से लेके 50 पर सेंटीमीटर तक जा सकती हैं। सही होगा जी बात। तो ये सारी हमारी जो वेव नंबर है मुख्तलिफ आई आर रेज का उनकी बात चल रही है। तो आई आर रेज जो ये वाली हैं 12,500 से लेके 4,000 वाली, इन्हें आप कह देते हैं कि ये जो है नियर आई आर में आ जाते हैं। इसके बाद ये मिड आई आर में आ जाते हैं और ये जो है फार आई आर में आ जाता है, ये वाला हिस्सा। क्लियर हो गई जी बात। अब यहाँ पर हम किसे यूज़ करते हैं, हम इसे यूज़ करते हैं 4,000 पर सेंटीमीटर से 667 पर सेंटीमीटर तक, जिसे अगर आप माइक्रोमीटर में कंसिडर करें तो 2.5 माइक्रोमीटर से 15 माइक्रोमीटर तक का ये एरिया आता है। इसे हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और इस एरिया को अगर आप फर्दर डिवाइड करें तो इसके भी कुछ हिस्से किए जा सकते हैं। अप टू 1600 पर सेंटीमीटर जो है इसे आप कह देते हैं फिंगरप्रिंट रीजन, और जो उससे आगे वाला है ये वाला सारा उसे आप कह देते हैं फंक्शनल ग्रुप रीजन। आमतौर पर फिंगरप्रिंट रीजन में आपको जो है वो कैरेक्टरिस्टिक पीक्स मिलती हैं और ये बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता किसी मालिक्यूल को एनालाइज करने के लिए, लेकिन फंक्शनल ग्रुप रीजन जो है उसमें आप एनालिसिस ऑफ कंपाउंड जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अलबत्ता दोनों के बारे में बात चलेगी, लेकिन अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इंफ्रारेड रेडिएशंस जो यूज़ हो रही हैं वो आ कहाँ से रही हैं। सही है जनाब, वो आ सकती हैं नॉन्स्ट ग्लोअर से या फिर वो ग्लोबर से आ सकती हैं। सही होगा जी बात। ये दोनों जो हैं इन्हें आप तकरीबन 1000 से लेकर 1800 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करते हैं। ये जो नस्ट ग्लोअर है इसमें आप यूज़ कर सकते हैं ऑक्साइड्स ऑफ थोरियम यूज़ कर सकते हैं, जिरकोनियम यूज़ कर सकते हैं, सीरियम यूज़ कर सकते हैं और येट्रियम यूज़ कर सकते हैं। सही जनाब। इसके अलावा नस ग्लोअर और ग्लोबर के अलावा अगर आपने कुछ यूज़ करना है तो आप नाइक्रोम वायर यूज़ कर सकते हैं, या फिर टंगस्टन फिलामेंट लैंप यूज़ कर सकते हैं, या फिर कार्बन आर्क यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें आप लैंप के तौर पे या फिर रेडिएशन सोर्स के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो रेडिएशन सोर्स इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में आपको पता होगा कौन कौन से रेडिएशन सोर्सेज जो हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं, यानी कि वो रेडिएशन खारिज कर रहे हैं इंफ्रारेड रीजन, और वो रीजन जो कि हमारे काम का है फिंगरप्रिंट और फंक्शनल ग्रुप रीजन, और उसके अंदर हमने एनालिसिस इन्हीं की मदद से करनी है। यहाँ पर ये बात याद रहे कि लास्ट टाइम एक सवाल भी आया था कि आप जना कौन सा सॉल्वेंट इस्तेमाल करते हैं। ये बात ज़रा समझ लें कि मैंने ये बताया कि मेथनॉल जो है फॉर एग्ज़ाम्पल ये यूवी के लिए एक अच्छा जो है ये है सॉल्वेंट, क्योंकि इसकी करेक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन जो है यूवी रीजन में वो 190 के करीब है। लेकिन इसके मुकाबले में अगर आप मेथनॉल को यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे आईआर में तो फिर यहाँ पर ये जो OH की पीक है और ये जो कार्बन हाइड्रोजन की सिमेट्रिक और स्ट्रेचिंग बेंडिंग है ये जो है ना ये आ जाती हैं OH तो आ जाती है फंक्शनल ग्रुप रीजन में, और इसी तरीके से CH की पीक्स भी आपको मिल सकती हैं वो जो 2700 से 3000 वाली रेंज है। तो फिर ये जो है ना इंटरफेयर करता है IR स्पेक्ट्रम के साथ, इसलिए यहाँ पर ये अच्छा सॉल्वेंट नहीं होगा। तो यहाँ पर अच्छा सॉल्वेंट कौन है, यहाँ पर अच्छा सॉल्वेंट है CCl4। सही है जी, पास पेपर में सवाल था। क्यों? क्योंकि कार्बन क्लोरीन पीक जो है ये कैरेक्टरिस्टिक पीक तकरीबन 800 नैनोमीटर के करीब, 800 पर सेंटीमीटर के करीब आती है, और 800 पर सेंटीमीटर वाले रीजन को हमने फिंगरप्रिंट रीजन का है, हम उससे यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपाउंड हासिल नहीं करते। सही है जनाब। तो ये वजह है कि हम यहाँ पे CCl4 इस्तेमाल करेंगे, या ऐसे कोई सॉल्वेंट जिसके अंदर जो कार्बन हाइड्रोजन वाले बॉन्ड हैं या ऑक्सीजन हाइड्रोजन वाले बॉन्ड हैं वो आपको इतने ज़्यादा ना मिले, कोई कैरेक्टरिस्टिक फंक्शनल ग्रुप ना मिले जो इंटरफेयर करे और वो शो हो जाए फंक्शनल ग्रुप रीजन के अंदर। सही हो गई जी बात। चलें आगे चलते हैं।
अच्छा जी, अब हम एक इम्पॉर्टेंट सवाल का जवाब ढूंढना चाह रहे हैं, वो ये है कि कौन सी ऐसे मालिक्यूल्स हैं जो आईआर एक्टिव होते हैं और कौन से मालिक्यूल्स आईआर एक्टिव नहीं होते। तो याद रख लें कि ऐसे मालिक्यूल्स जिनकी जो वाइब्रेशंस, हमने कहा यहाँ पे वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात चल रही है, वाइब्रेशंस होंगी मालिक्यूल्स के, जो बॉन्ड्स हैं वो दे आर वाइब्रेटिंग। और वो वाइब्रेट कैसे कैसे कर रहे हैं, या तो वो स्ट्रेचिंग, STRET स्ट्रेचिंग शो कर रहे हैं, या फिर बेंडिंग शो कर रहे हैं। और अगर हम बात करें कि स्ट्रेचिंग की, तो फिर वो हो सकती है सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, अगर वो एक ख़ास डायरेक्शन में हो रही है। और अगर वो ख़ास डायरेक्शन में नहीं हो रही है, अपोजिट डायरेक्शन में हो रही है, तो आप इसे एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग कह देंगे। और अगर आप बात करते हैं कि बेंडिंग वाइब्रेशंस हैं, तो वो हो सकती हैं रॉकिंग हो सकती हैं, वो सिजरिंग हो सकती हैं, वो वैगिंग हो सकती हैं, वगैरह वगैरह। तो वो काफ़ी टाइप की हो सकती हैं, लेकिन हमारे काम की वो हैं इनमें से वाइब्रेशंस जो विच ब्रिंग अबाउट चेंज इन डाइपोल मोमेंट। अगर चेंज इन डाइपोल मोमेंट आएगा ड्यू टू सम वाइब्रेशन, तो फिर उसे आप कहेंगे कि ये इंफ्रारेड एक्टिव वाइब्रेशन है, ये एक्टिव ट्रांजिशन है। लेकिन अगर चेंज इन डाइपोल मोमेंट नहीं आ रहा, तो फिर वो इंफ्रारेड एक्टिव वाइब्रेशन या ट्रांजिशन नहीं है। तो आमतौर पे जो हेट्रो न्यूक्लियर सिस्टम्स होते हैं, लाइक C डबल बॉन्ड O है, O सिंगल बॉन्ड H है, या CN है, तो यहाँ पर तो जब भी कोई स्ट्रेचिंग या बेंडिंग वाइब्रेशन या समथिंग लाइक दैट हैपन्स, तो यहाँ पर तो डाइपोल मोमेंट चेंज होता है, तो दे आर एक्टिव। लेकिन इसके मुकाबले में अगर आपके पास कोई सिमेट्रिकल एल्कीन है या फिर एल्काइन है विच इज सिमेट्रिकल, तो उसकी वाइब्रेशन से कई दफ़ा देयर इज नो चेंज इन डाइपोल मोमेंट, तो दैट इज वाई दे आर नॉट ऑप्टिकली एक्टिव, दे आर नॉट एक्टिव इन आईआर। और वो कैरेक्टरिस्टिक आईआर एब्जॉर्प्शन उस तरीके से शो नहीं करते जिस तरह ये फंक्शनल ग्रुप्स जो हैं वो कैरेक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन शो करते हैं। एक ख़ास जो एग्जांपल है वो कार्बन डाइऑक्साइड की बन सकती है। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को ड्रा करें, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इस तरीके से सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग दे सकता है, दोनों तरफ से स्ट्रेच हो जाए, या फिर वो एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग दे सकता है, इस तरीके से एक ही तरफ सारी मूवमेंट हो जाए, या फिर वो इस तरीके से बेंडिंग वाइब्रेशन शो कर सकता है, कार्बन ऊपर की तरफ, ऑक्सीजन नीचे की तरफ, इन प्लेन। और यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, कार्बन आउट ऑफ प्लेन आ जाए फॉर एग्जांपल, और ऑक्सीजन इनटू दी प्लेन चला जाए, तो ये भी एक जो है ना बेंडिंग वाइब्रेशन हो सकती है। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे, यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि अगर कोई आपसे पूछे कि आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड की वाइब्रेशंस कितनी हैं, तो आप कहेंगे कि आपके पास 2 स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस हैं और 2 बेंडिंग वाइब्रेशंस हैं। लेकिन टोटल जो हैं इनमें से 3 इन प्लेन है, यानी कि जैसे कि नज़र आ रही है, और एक आउट ऑफ प्लेन है, कार्बन आगे आ रहा है, ऑक्सीजन पीछे जा रहे हैं। लेकिन अगर कोई पूछे इनमें से आईआर एक्टिव कितनी है, तो फिर आप अगर गौर करें तो ये वाली दोनों जो हैं जिनमें कार्बन मूव कर रहा है ऊपर और ऑक्सीजन नीचे, या फिर कार्बन आगे की तरफ और ऑक्सीजन, जो कार्बन आगे की तरफ और ऑक्सीजन जो है वो पीछे की तरफ मूव कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पर दोनों में ओवरऑल जो शिफ्ट है डाइपोल मोमेंट का वो सेम ही आ रहा है, इधर भी और इधर भी। तो जो ऑप्टिकली एक्टिव कह रहा हूँ, आईआर एक्टिव जो है वो इनमें से ये वाली होगी, ये दोनों एक यूनिट के तौर पर कंसिडर होंगे, ये दोनों सेम वाला चेंज जो है वो लेकर आएंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड की सारी वाइब्रेशंस आर नॉट एक्टिव, और कभी भी आमतौर पे ऐसा ही होता है कि सारी वाइब्रेशंस जो हैं वो इस तरीके से एक्टिव नहीं होती, पर्टिकुलरली इस तरह के सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल की अगर बात की जाए। सही जनाब। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की तो एक ही बन रही है ओवरऑल अगर आप देखते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन भी हमें मिल गई, बहुत ही अहम इन्फॉर्मेशन थी कि कौन सी वाइब्रेशंस जो हैं वो एक्टिव होती हैं। एक और पहले अहम इन्फॉर्मेशन हमने देख ली, वो क्या थी, वो थी कि जो उसमें सॉल्वेंट कौन सा यूज़ हो रहा है और उसमें लाइट सोर्स कौन सा इस्तेमाल हो रहा है। और इसी तरीके से अगर हम मज़ीद बात करें तो वहाँ पर एक और अहम इन्फॉर्मेशन जो हमें यहाँ पर चाहिए है वो बन रही है कि कौन सी चीज़ें, हाँ जी बिल्कुल अच्छी बात, कौन सी चीज़ें हैं जो, कौन से फैक्टर्स हैं जो आईआर पर असर डाल सकते हैं। तो आईआर ना इफेक्ट हो सकता है काफ़ी सारी चीज़ों से। आईआर पर इफेक्ट हो सकता है, इंडक्टिव इफेक्ट हो सकता है, यानी कि कोई जो ग्रुप लगा है वो उसका इंडक्टिव इफेक्ट कैसा है, और वो कॉन्जुगेशन जो है वो कैसे उसके हालात हैं, कॉन्जुगेशन बढ़ रही है या कम हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के क्या हालात हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर रही है, यानी आमतौर पर ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये FTIR जब आप करवाते हैं ना, फॉरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो उसमें वो जो 3200 से 3600 से लेकर 3200
पर सेंटीमीटर पर एक यूँ ब्रॉड पीक आ जाती है। जितनी ब्रॉडनिंग ज़्यादा होती है उतना आप कहते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा है, और ब्रॉडनिंग जैसे जैसे कम होती जाती है तो आप कहते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ना वो कम हो रही है। आमतौर पर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो आगे की तरफ लेकर जा रही होती है, जो एब्जॉर्प्शन है उसे, यानी कि 3200 पे अगर है तो उसे 3600 की तरफ लेकर जा रही होती है। NH OH वाटर वाले अल्कोहल वाले उनके OH जो है वो इस रेंज में आपको डिटेक्ट होते हुए मिलते हैं। सही जनाब, तो ये भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई। और कोई इन्फॉर्मेशन रह गई है तो वो भी देख लेते हैं। इसके बाद जी ये बात भी मैं वाज़े करता चलूँ कि जो सनाउल्लाह साहब हैं उन्होंने अपनी अप्लाइड केमिस्ट्री की बुक में, जिसमें उन्होंने बहुत ही खूबसूरत चैप्टर लिखा है इस हवाले से, स्पेक्ट्रोस्कोपी के हवाले से, उसमें वो 1500 नैनोमीटर जो है ना उस तक की रेंज को फिंगरप्रिंट रीजन कहते हैं, ना कि 1600 तक की रेंज को, जबकि किसी और किताब में आपको 1600 वैल्यू भी मिल जाएगी। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज़ वो आपको याद रखनी चाहिए, जैसा कि मैंने OH के बारे में कहा कि वो वैल्यू जो है वो 3200 से 3600 की रेंज में आपको OH या हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाली पीक मिल जाती है, चाहे वो NH की हो चाहे वो OH की हो। इसी तरीके से कार्बोनाइल ग्रुप आपको याद रखना पड़ेगा। कार्बोनाइल जो है वो 1700 से 1760, ये भी आपको आया हुआ है पेपर के अंदर, पास पेपर में, कि कार्बोनाइल ग्रुप की पीक कहाँ आ रही है, या 1700 से 1760 पर जो पीक आ रही है वो किसकी है। इसी तरीके से कुछ और ग्रुप्स हैं कैरेक्टरिस्टिक, उनकी पीक्स आप देख लें। अल्काइल ग्रुप CH जो है वो 2800 से लेके 2850 से 2960 तक है। अल्कोहल की OH पीक 3590 से लेके 3650 तक है। इसी तरीके से अमाइन की 3300 से 3500 पर NH बॉन्ड की पीक आ रही है। C ट्रिपल बॉन्ड C की 2100 से 2260, C ट्रिपल बॉन्ड N की 2220 से 2260, C डबल बॉन्ड C 1620 से 1680, और कार्बोनाइल जो है वो 1630 से लेकर 1780 तक सारे में जा सकता है। वो डिपेंड करता है कि उसके साथ जो ग्रुप लगे हैं वो उसके इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे हैं या वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट का जो फैक्टर है वो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। सही होगा जी बात। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक पीक्स थी जिनकी बात हमें यहाँ पर करने की ज़रूरत थी, तो इन्हें हमने फाइनल कर लिया। एक बात जो है वो आप जो है इस हवाले से भी कर लें कि आपके पास जो सैम्पलिंग है, सैम्पलिंग के अंदर ना एक केमिकल यूज़ होता है, वो उसकी बात कर लें। वो नोजोल जो है ना एक केमिकल यूज़ होता है। नोजोल में आप पेस्ट बना लेते हैं सॉलिड सैंपल्स की। अगर आप IR करवाना चाह रहे हैं तो आप नोजोल इस्तेमाल करेंगे। नोजोल जो है वो पेट्रोलियम की एक फ्रैक्शन है, और नोजोल जो है उसकी कुछ अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स पीक्स होती हैं। उन कैरेक्टरिस्टिक पीक्स को आपने स्पेसिफाई किया है कि दे आर फॉर नोजोल, तो फिर वो नोजोल के साथ ही हैं, और उन पीक्स को आप माइनस कर देते हैं, उनकी आप बातचीत नहीं कर रहे होते, बाकियों की आप बातचीत कर रहे होते हैं। इसी तरीके से याद रख लें कि जो IR स्पेक्ट्रम होता है, IR स्पेक्ट्रम में जो Y एक्सिस है उस पर आपको मिलती है ट्रांसमिटेंस, और वो जो है ना 100% से लेके 0% के दरमियान में हो सकती है, और दूसरी तरफ आपको जो है वो वेव नंबर मिल जाता है 4000 पर सेंटीमीटर से 667 पर सेंटीमीटर के दरमियान में। तो ये ग्राफ बनता है। ये भी अगर कभी पूछा जाए कि XY एक्सिस कौन है, ट्रांसमिटेंस जो होती है, तो ये सारी बातें आपको पता होंगी। इस तरह से कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ जो है ना वो कुछ इस तरह का आता है यूँ करके, और आगे मतलब और भी, ये तो बड़ा बुरा सा है, लेकिन को थोड़ा अच्छी नस्ल का ग्राफ जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। इसी तरीके से नोजॉल के अलावा आप सोडियम क्लोराइड को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि सोडियम क्लोराइड भी ऑप्टिकली एक्टिव, IR एक्टिव नहीं है। या फिर पोटाशियम ब्रोमाइड इस्तेमाल किया जा सकता है। नोजॉल जैसा कि हमने कहा कि ये जो है ये हाई बॉइलिंग पेट्रोलियम फ्रैक्शन है, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक पीक्स जो हैं वो आपको 2850, 1460 और 1380 पर मिलती हैं इसके कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से। तो इन पीक्स को आप मान लेते हैं कि दे आर फॉर नोजॉल, और इन्हें आप बाकियों को कंसिडर कर लेते हैं। ये आप कहते हैं कि ये दीज आर फॉर दी मोल, जो जिसमें आपने बनाया है सैंपल। सोडियम क्लोराइड भी यूज़ हो रहा है, पोटाशियम ब्रोमाइड, और तो वो तो जो है ट्रांसपेरेंट IR में उनकी कोई कैरेक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन आपको देखने को नहीं मिल रही। इसके अलावा हेक्साक्लोरो ब्यूटाडाइईन जो है वो भी इस्तेमाल हो रहा है। सही है जनाब। तो ये भी इस्तेमाल हो रहा है। इसे आप नोजॉल के तौर पर, नोजॉल के सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए कि हम जब कोई मालिक्यूल को देखते हैं, फॉर एग्जांपल CO2 के बारे में बात चल रही थी, तो इसकी जो एनर्जी है, एनर्जी जो आप निकाल रहे हैं कि ये कब वाइब्रेट करेगा, वो जो एनर्जी की कैलकुलेशन है, इट कैन बी डन बाय हुक्स लॉ। हुक्स लॉ गाइड्स अस इन दिस मैनर, इन दिस मैटर। तो हुक्स लॉ जो है ना वो असल में वो स्ट्रिंग थ्योरी टाइप का कुछ काम कर रहा है। वो मतलब मानता है कि जो है ना एक स्प्रिंग
कि जिस तरीके से एक स्प्रिंग की मूवमेंट होती है, स्प्रिंग एलोंगेट होता है, स्ट्रेच होता है और फिर बाद में छूटता है, तो ये जो एक पॉइंट पे अटैच होकर वो मूवमेंट करता है, उस मूवमेंट के लिए जो उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है और वो जो एनर्जी निकलती है, उस एनर्जी की कैलकुलेशन को वो इक्वलेंट हुक्स लॉ की जो कैलकुलेशन है स्ट्रेचेस और बेंडिंग वगैरह के हवाले से, उसको इक्वलेंट आप जब मॉलिक्यूल के मानते हैं तो यू कैन गेट यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट दी IR स्पेक्ट्रम, यानी कि वो जो एनर्जी है जो उसे चाहिए है वाइब्रेशन के लिए, उसकी कैलकुलेशन आप हुक्स लॉ की मदद से कर सकते हैं। इसके अलावा बेतहाशा इंफॉर्मेशन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में, लेकिन मेरी बात आपने याद रखनी है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी को आपने स्पेक्ट्रोस्कोपी का पेपर नहीं देना। पेपर में 5 सवाल हम माशाल्लाह एक्सपेक्ट कर रहे हैं, नो डाउट, वेरी गुड, 5 सवाल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको जो है एक जनरल ओवरव्यू स्पेक्ट्रोस्कोपी का चाहिए, ना कि आप इसके पीछे पड़ जाएं और जितना टाइम हमारे पास कम है उसमें हम जो है ना इस पर सारा ज़िंदगी नहीं लगा सकते। सही है, स्पेक्ट्रोस्कोपी आप यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे ही, तो हमने जो बहुत बेसिक बातें, हमारी कोशिश क्या थी कि हम आपको जो है ना पिन पॉइंट करके वो इन्फॉर्मेशन दी जो आपको पेपर में आनी है, ना कि मैं आपको पूरी जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ाने बैठ जाऊँ। पर स्पेक्ट्रोस्कोपी अपने आप में ही जो है वो एक समंदर है जी, उसमें बहुत ही ज़्यादा मसाइल हैं और वो मसाइल जो हैं वो हमारे लिए, हमारे कंसर्न नहीं है, हमें सिर्फ सवाल हल करने हैं। 5 या 6 सवाल जो आने हैं, अगर हम वो हल कर सकते हैं, वी आर गुड। सही है, इसमें उसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए यहाँ से। तो ये सब था जी आज का टॉपिक, और स्पेक्ट्रोस्कोपी का भी जो चैप्टर हमने कमिट किया था वो भी मुकम्मल हो गया, और इंशाल्लाह और कोई बात होगी तो इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा। थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम।